कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। होली का फेस्टिवल समाप्त हो गया और आप सब फिर अब अपने एम के प्रति जागरूक हो गए होंगे। और हम लोग का जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम चल रहा था सारथी फॉर सिविल सर्विस दिल्ली के द्वारा, तो होली के क्रम में करंट अफेयर्स नहीं हो पाया क्योंकि बंद था। सभी जगह सभी लोगों के लिए त्यौहार थे। अब 8, 9, 10 ये तीनों को मर्ज करके आपका करंट अफेयर्स हमने ले आया है। तो हमारा 8 तारीख के न्यूज़ जो था उसमें समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा पर एक बैठक हुई है। और यह मैंने इसके इसलिए चुना क्योंकि आप ये हो सकता है कि इस प्रकार से निबंध में दिया जा सकता है। आपको इस प्रकार से निबंध में टॉपिक दे दे, यूपीएससी में दिया जा सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखेंगे कि यूपीएससी में निबंध मिल जाता है, इससे का चीज़ें दिखाई पड़ेगा। एक एक नाफेड, तो सीधा सा एक टर्मिनोलॉजी नाफेड, तो इसका फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा। दूसरा न्यूज़ था श्री इंदिबोर देवरी, ये इनकी मृत्यु हो गई है, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने शोक व्यक्त किया है। तीसरा न्यूज़ था आपका। 3 न्यूज़ के बाद हमने, बस ज़्यादा नहीं, मैंने 4-5 प्रश्न का आपको अभ्यास कराऊंगा क्योंकि यूपीएससी में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से यूपीएससी में करेंट टू अप्लाइड का एरिया होता है, यूपीपीसीएस में कैसे करेंट पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। और उसी के पहले एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं और मैं आपको उसी आधार पर 3-4 प्रश्न अभी अभ्यास करा दूंगा। और आप लोग, उम्मीद है कि सही आंसर देंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि आप सही सटीक आंसर देंगे, तो एक हमारा प्रोग्राम नया उसमें ऐड हो जाएगा। चौथा, आज का जो न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या पढ़ी होंगी, तो क्रिकेट कूटनीति, यह आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था और यहाँ पे मेंस का टॉपिक बनता है। तो ये इस दृष्टिकोण से मैंने मेंस का लिखा। ट्रोपेक्स अभ्यास, ट्रोपेक अभ्यास क्या है इसके बारे में जानकारी लिखा हुआ था। अनुच्छेद 32 का भी चर्चा है। तो एक लाइन आपको मैं दूंगा क्योंकि पॉलिटी का सेगमेंट आप आसानी से पढ़ जाते हैं, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। अनुच्छेद 32 मैंने लिख दिया हूं क्योंकि एक एक तथ्य आपको लिंक होते चला जाएगा और जब जुड़ते जाएगा तो निश्चित है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक और न्यूज था, अंतर संसदीय संघ यूपीआई की बैठक कहां हो रही है, तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एससीओ के सर्वोच्च न्यायालय का बैठक भारत में हो रहा है। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय एससीओ के 8 देश हैं, तो एससीओ से आपका मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि एक संगठन है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, भारत कहां तक इसमें पहल कर रहा है, भारत को क्या फायदा है, इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सारा चीज एससीओ से रिलेटेड पीटी का मेंस के दृष्टिकोण से जरूरी है। एक लाइन का एक न्यूज बनता है, नेपाल के नए तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उसका नाम क्या है, क्योंकि नेपाल आपका पड़ोसी नेबरिंग कंट्री है। अब नेबर कंट्री है तो इसमें क्या होगा कि उसको भी जान के रखना पड़ेगा। अगला, आप पीआईबी पे आप जाएंगे तो पीआईबी में न्यूज और ढूंढेंगे, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला है। और एक शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मैं बार बार कहता हूं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, ये सब जो भी है, आप यूपीएससी के सारे स्टूडेंट अच्छे से देख के चलेंगे। कारण क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा मतलब एक क्रम है। अब हम लोग एक एक करके सारे जो टॉपिक्स हैं उस सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे और धीरे बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि पीटी का भी अभ्यास करा दूं आपको और मेंस का भी एक आध क्वेश्चन का मैं मॉडल आंसर लिख दूंगा। आप उसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग का जो पहला न्यूज था, समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा पर जो सम्मेलन हो रहा है, यह भारत में हो रहा है और भारत इसका तीसरा इस सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। निर्वाचन आयोग मतलब भारत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा, इसी पर सम्मेलन हो रहा है वर्चुअल डायमेंशन में। तो पहला ये कहाँ हो रहा है, निर्वाचन आयोग तीसरे सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। यह तीसरा सम्मेलन है जो दिल्ली में हो रहा है। एक स्टेटमेंट हमने कंप्लीट किया। पहली बार इसको क्या हुआ था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पहल पर 2001 में वर्चुअल रूप से आयोजित की जा रही है, मतलब 2021 से, याद रखना है कब से, 2021 से यह चुनाव से रिलेटेड जो है कि वर्चुअल मीटिंग आयोजित किया जा रहा है। दूसरा लाइन, वर्ष 2022 में क्या हुआ
देखिए 2022 में दिल्ली में भी यह चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय, देखिए ये हमारा विषय था 2022 का कि चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर आयोजित किया गया था। तो ये 2022 का था, पहली बार 21 में हुआ, 2022 में। और 2023 का जो विषय है समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा, भारत के निर्वाचन आयोग इसको डील करने का काम कर रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि इस सम्मेलन में 25 चुनाव प्रबंधन निकाय देश जो है भाग ले रहे हैं, ये आपका चौथा स्टेटमेंट था। इसमें इस जो न्यूज था, इसमें ग्रीस, मॉरिशस, IFAS को समूह का सह नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इससे रिलेटेड 4 पॉइंट था, 4 पॉइंट को हमने लिखा है क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप निबंध में भी पूछ दिया जाए तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं और लिंक कर सकते हैं, क्योंकि यह न्यूज वैश्विक स्तर से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें काल और प्लेस दोनों का महत्व होता है, समय और स्थान, समय और स्थान, क्योंकि इसमें कहीं भारत नहीं पता चला है। हाँ, भारत ने निर्वाचन आयोग, ये आगे जब चलते हैं तो पता चला है, लेकिन जो शीर्षक है हमारा उसमें भारत नहीं पता चला। जब अगर इस तरह का कोई इससे लिखें तो ध्यान रखना है इस तरह के टॉपिक पे कि काल और समय आपको ध्यान में रखते हुए ज्यादातर अभी कोशिश करना है कि इसका काल जो है प्रेजेंट टाइम है, लेकिन प्लेस इंटरनेशनल स्तर तक इसको ले जाया जा सकता है। तो यह न्यूज आपका था एक। दूसरा था नाफेड। कई बार नाफेड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ होता है इसका हिंदी में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ। यह क्या करती है, सरकार इसके माध्यम से किसानों की जो प्याज है, आलू है, उसको परचेज खरीदवाने का काम करती है। तो इसलिए हमने एक नाफेड टर्मिनोलॉजी था, तो नाफेड को हमने लिख दिया भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, क्योंकि यह गुजरात से प्याज खरीदारी करने का काम कर रहा है। तो यह चर्चा में था, तो हमने कहा कि यह आपको जानकारी दे दे। एक अगला था श्री इंदिवर देवरी। श्री इंदिवर देवरी, इनकी मृत्यु हो गई है और निधन होने के कारण प्राइम मिनिस्टर साहब ने शोक जाहिर किया। और यह जो श्री इंदिवर देवरी है, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति में इनका काफी सराहनीय और समृद्ध योगदान रहा, इसलिए अमूल क्षति ही माना जाएगा ऐसे व्यक्ति का जाना देश के लिए। यह था। अब हमने उसके जस्ट नीचे लिखा कि प्रश्न अभ्यास मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है या नहीं। कोई भी चीज पढ़ाए, कोई भी टीचर हो, तो पहले ध्यान रखना है कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना चाहिए, उससे अधिक की जरूरत नहीं है, कम पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, अभ्यास करना है। तो हमने आपको कहा कि चलिए अब इसके बाद जितना हमने 28 तारीख से जो कंटिन्यू हमारा करंट आ रहा है, 28 फरवरी से लेके आज 10 मार्च हो गए, तो हमने सोचा कि आपको हम बताते हैं कि कैसे करंट पूछे जा रहे हैं, कैसे क्या होता है। तो हमने पहले यूपीएससी अभ्यास, इस पर जस्ट मेरा प्रश्न होगा, आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आंसर आप मुझे खुद बताने का काम करेंगी या करेंगे। जहां भी जिस जगह से जो लोग जुड़े हुए हैं, कृपया उस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मुझसे जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं जिनको फायदा मिल रहा होगा वो हमको बताएंगे अपना आंसर कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, जो आपको ऑप्शन लगेगा। तो यूपीएससी 2022 का आप जो क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए भारत सरकार की एक योजना है, देखिए कुछ नहीं किया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक योजना था। अगर इसी योजना के बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, एक प्रश्न इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, सोसाइटी के दृष्टिकोण से, हेल्थ इश्यू के दृष्टिकोण से, तो इस योजना में क्या लिखा सुनिए कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा लेना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जाना चाहिए। 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा, यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लेकर 3 पूछा और कहा कि उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सही है। अब इसमें लिखा है ऑप्शन कूट में केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और दोनों सही, ठीक है, न 1 सही न 2 सही। बात समझ आ रहा होगा।
ऑप्शन थोड़ा सा, ऑप्शन इसका फिर से देख लीजिए, ऑप्शन इसमें गलत आ गया है, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है। पहला में लिखिएगा ऑप्शन, इसको ठीक करा देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन का ऑप्शन फिर से हम लोग कर लेते हैं। केवल एक और दो सही, दो सही। बी में है आपका केवल तीन, केवल तीन सही। सी में है केवल एक और तीन सही। डी में है एक दो तीन सही। ये क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन थोड़ा सा गलत आ गया था, दूसरे क्वेश्चन का आ गया था, इसलिए फिर से इसको ठीक कर लिया जाए। क्वेश्चन हमने कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट था, तीन स्टेटमेंट पूछा, कौन से कथन सही है। इसका सही आंसर क्या एक और दो है, क्या केवल तीन है, केवल एक और तीन है, या तीनों कथन सही होगा, या तीनों कथन सही। आंसर इसका तीनों कथन सही है। अब इसी के आधार पर जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि हैंडल करना है। फिर इसके जस्ट बाद हम यूपी पीसीएस को दिखा देंगे और लास्ट बिहार को दिखा देंगे। इस तरीके से आप करते चलेंगे तो आपको क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है चीज चैप्टर को। बात समझ आ रहा होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, हम जो सेट किए हैं आप उसको देखेंगे, उसको लिखने का। हम लोग यूपीएससी का जब प्रश्न देख लिए उसी लेवल पर मैंने एक क्वेश्चन अभ्यास कराया आज आपको, और मेरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य और भारत के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। मैंने पढ़ाया है संयुक्त राष्ट्र संघ और सतत विकास लक्ष्य, इससे मैंने दो स्टेटमेंट तैयार किया। पहला स्टेटमेंट था संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है जिसे वर्ष 2030 तक इसे प्राप्त करना है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है लेसेंट पत्रिका द्वारा यह कहा गया है कि भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारकों के में लक्ष्य प्राप्ति के करने के पास है, सामाजिक निर्धारकों में लक्ष्य प्राप्ति करने के पास है। ये दो स्टेटमेंट मैंने बनाया। अब इसमें कूट में क्योंकि सही कथन चुनना है तो कूट है ए का केवल एक सही है, बी का केवल दो सही है, डी का सी का एक और दो सही मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, डी में न एक सही है न दो सही है। ये आपके लिए है, ये होमवर्क है, ये आप हमको मैसेज करके बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग है। ये है, ये आपका है, अभ्यास करा रहा हूं, देखता हूं कि कौन कितने लोग इसको सही करते हैं। आप सबके लिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। अगला सही पूछा है कि सही कथनों का चयन करें, यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है सही कथनों का चयन करें, दोनों में से कौन सही है। यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, आप लोग का भी टेस्ट हो जाएगा। एक दूसरा यूपी पीसीएस 2022 के प्रश्न हम लिखे हुए हैं। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, प्रेसिडेंट बनी है। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिएगा। अब इसमें लिखा है सहले वर्क जेबडे, सामिया सुलू हसन, एलेन जॉनसन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 2022 का यूपी पीसीएस का प्रश्न था। अब मैं अभ्यास करा रहा हूं 2023 में हाल ही में किसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन है मोहम्मद बुहारी, बोला टिन्यूबू, सी है पीटर ग्रेगोरी ओबी, सी ऑप्शन है, डी है ओलुरेमी टिन्यूबू, ये आपका डी ऑप्शन है। ये आपके लिए आपका है, ये आपके अब ये आपका है ऑप्शन अभ्यास करने के लिए। ठीक है, अच्छा चलिए यूपीएससी को देख लिए, यूपी पीसीएस को देख लिए। मेरा अगला जो है फोकस तीसरे नंबर पे मैंने रखा बीपीएससी को। बीपीएससी जो लोग 12 फरवरी को देने गए थे उससे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें आयुष मंत्रालय था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन था उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई था उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जस्ट नीचे मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो आपका क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न 2023, आपका आंसर देंगे आप। बारिश को थाम लो 2023, बारिश को थाम लो 2023 का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप सबका ये होमवर्क रहा। तो मैंने सोचा कि पढ़ाने के साथ साथ लाख पढ़ा दूं, लेकिन अभ्यास भी जरूरी है क्योंकि बगैर अभ्यास आपका कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। नॉलेज होने से नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास के साथ ही पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं, सही डायमेंशन में है या नहीं है। तो ये आपका टोटल हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, फिर अपना क्वेश्चन रखा, और उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े होंगे सारथी फॉर सिविल सर्विस से अच्छे से बना लेंगे और मुझे बताएंगे भी, ऑप्शन में लिखेंगे अपने कमेंट में कि सर मेरा ये रहा और मैं सही सही बना लिया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो पढ़ाया हूँ उसी चैप्टर से है और आप बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जो आज का न्यूज था, क्योंकि कल तो न्यूज़पेपर आई नहीं थी, क्रिकेट कूटनीति, ये आपका पहला मेन पेज में राष्ट्रीय संस्करण जब पढ़ेंगे तो यहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो हम कहते हैं बार बार कि कोई भी एक ही न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ा जाए। मान लिया जाए कि कई सारे स्टूडेंट कई सारे न्यूज़पेपर को कोशिश करते हैं हैंडल करने के लिए, हो नहीं पाता है। आप एक न्यूज़पेपर करिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इससे और हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो बहुत सारे साइट्स हैं जो मानक है, जो अच्छा लगे कि आपके यूपीएससी पीसीएस के सिलेबस के हिसाब से वह ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आपको उसी के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि सिलेबस का क्या मांग है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी का सिलेबस पर हमेशा आपका फोकस जाना चाहिए। एक दूसरा कि उसके क्वेश्चन को देखते रहें, प्री कम मेंस को, अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे उसका नेचर बदल रहा है। तो क्रिकेट कूटनीति एक छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। अभी जो हमारा न्यूज था भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध से रिलेटेड जोड़ के उसको डिफाइन किया गया है। तो वह न्यूज था कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और माननीय भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गुजरात में जो टेस्ट मैच हो रहा था उसमें साथ में पार्टिसिपेशन, मैच को देखने का काम करेंगे। तो कोई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर एक साथ मिलकर और क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं, तो वह खेल केवल मनोरंजन तक नहीं होता है। मनोरंजन से आगे उसका सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी एस्पेक्ट जुड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने एक मेंस का पहले क्वेश्चन बनाया, क्रिकेट की दोस्ती कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्रिकेट की दोस्ती कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आज भी देखते होंगे गांव समाज में, वह देसी लीग हो या कोई भी लीग हो, तो आप देखेंगे कि उससे कई सारे मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं। गांव में छोटे बच्चे जब लड़ा करते थे या लड़ते हैं, आप भी क्रिकेट खेलोगे तो कई बार होता था कि अपने दोस्तों से आपस में मनमुटाव हो जाता था, लेकिन क्रिकेट के मैदान जाते जाते वह दोस्ती, वह मनमुटाव समाप्त हो जाता था, फिर एक साथ हम लोग मिलकर खेला करते थे। तो ये जो हमारा लाइन है क्रिकेट, तो इस कथन को ध्यान में रखकर भारत का वैश्विक स्तर पर उन देशों का चर्चा कीजिए जिसके साथ क्रिकेटों ने संबंध को प्रगाढ़ किया तथा संबंधों में विश्वास बहाली की, स्पष्ट करे। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और इस पर अभ्यास करना चाहिए। पता नहीं अब आप लोग अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, मेरा काम है आपको एक मार्गदर्शन के तहत बताना। अब हमारा न्यूज था भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के दृष्टिकोण से, जिस पर यह मेंस का आधार निर्धारित होगा। तो इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम, पीछे भी हमने चर्चा किया था, एंथनी अल्बनीज एक, और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गुजरात के चौथे टेस्ट मैच अहमदाबाद में हो रहा है, दोनों साथ में बैठकर मैच देखने का काम करेंगे। एक आपको भारत के कप्तान का नाम याद ही है, रोहित शर्मा जी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है। या दोनों पर्सनालिटी उससे जुड़े हुए थे उस क्रिकेट में, इसलिए दोनों का नाम याद रखना चाहिए। तीसरा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी साहब हैं, रोजर बिन्नी को याद रखने की जरूरत है। अब ये जो क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट दोस्ती,
क्योंकि क्रिकेट का 75 साल, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध का क्रिकेट दोस्ती में 75 साल पूरे हो गए हैं। अभी हाल में ही फ्री इकोनॉमिक ट्रेड के लेकर एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमने पीछे समझाया था आपको, पीछे का चैप्टर आप लिंक कर लेंगे। ये आपका न्यूज था भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के दृष्टिकोण से। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लिखने का काम करेंगे। तो हमने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध के न्यूज को हम लोगों ने देखने का काम किया है। दूसरा जो न्यूज है हमारा, अगला जो न्यूज है ट्रोपेक्स अभ्यास। ट्रोपेक्स अभ्यास क्या है भाई? या पूछ देगा आपसे ट्रोपेक्स है या ट्रोपेक्स अभ्यास क्या है, तो आपको जवाब देना है कि सर भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि अब तक का सबसे बड़ा द्विवार्षिक है, ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास अरब सागर में हुआ है। इसमें नौसेना के नियंत्रण में हुआ, निर्देशन में हुआ, लेकिन इसमें थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ने संयुक्त रूप से भागीदारी ली है। तो ये आपसे कोई भी पूछे ट्रोपेक्स अभ्यास क्या है, तो बताना है कि भारतीय सेनाओं के द्वारा 2 वर्ष का सबसे बड़ा अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। तो आपको ट्रोपेक्स अभ्यास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। एक और टर्मिनोलॉजी आया था औद्योगिक क्रांति 4.0। जैसे अभी जस्ट आपके पीछे बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसी डायमेंशन का यही सब क्वेश्चन पे इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से काफी लाजमी है। तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान रख ले। अगर पूछ दिया जाए आपसे यही क्वेश्चन सेम पूछ दिया जाए कि औद्योगिक क्रांति 4.0 क्या है, औद्योगिक क्रांति 4.0 क्या है, उसको बंद कर दीजिए, वहां से 4.0 क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जब कम से कम नहीं ज्यादा तो 2-3 लाइन तो हमें जानकारी होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति चौथे क्रांति में पहुंच चुका है, जो ब्रिटेन से 1850 के आसपास में शुरू हुई थी और संपूर्ण भारत को आगे बढ़ाते हुए आगे जब बढ़ा, वैज्ञानिक क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का नींव खड़ा किया था। और वह जो आगे 4.0 पर आया, तो इसमें क्या बताएंगे? अगर आपको जानकारी नहीं है तो इंटरव्यू में ही पूछ दे कि भाई औद्योगिक 4.0 का क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज किया जा सकता है। एक छोटी सी जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि चौथी क्रांति डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पहला कि औद्योगिक क्रांति 4.0 वह डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति होगा, पहला। दूसरा कि इसमें इस क्रांति को आगे बढ़ाने में इंटरनेट का बहुत बड़ा भूमिका होगा, इंटरनेट का बहुत बड़ा भूमिका होगा औद्योगिक क्रांति में। तीसरा बता है कि सर इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच ने क्या किया था कि 2016 में 16 की अपनी बैठक में जो उनका थीम था विश्व आर्थिक मंच का औद्योगिक क्रांति 4.0, इसी के साथ औद्योगिक 4.0 के साथ ही क्या हुआ कि इसे नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति 4.0 और भारत इस पर काम कर रहा है। भारत अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखेंगे डिजिटल क्रांति इतना बढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति अब इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि डिजिटल क्रांति का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, और क्योंकि हर आदमी का प्राइवेसी भी एक तरफ से इधर खतरा में पड़ते जाएगा, तो इसलिए कोई भी चीज यूज करें तो बहुत बारीकी से करने की आवश्यकता है। ये हमारा औद्योगिक क्रांति 4.0 से रिलेटेड जानकारी था। अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूज। जो अगला न्यूज है अंतर संसदीय संघ बैठक IPU। इसमें क्या न्यूज है जो आपके काम का है? तो अगर लिखा जाए, पहला स्टेटमेंट है कि अंतर संसदीय संघ बैठक बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। भारत के तरफ से जो नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं ओम बिरला। पहला है कि अंतर संसदीय संघ बैठक बहरीन में हो रहा है, 146वीं बैठक होगी और इसका भारत संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओम बिरला साहब करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, IPU के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको है। कौन है? डुआर्टे पचेको। क्योंकि यह सब लगेगा कि कभी सुने हुए नहीं है और ऐसा ही एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अचानक हम लोग जो किसी एक मैगजीन पर निर्भर रहते हैं तो पता नहीं चलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि IPU के अध्यक्ष हैं, कौन है? डुआर्टे पचेको, ध्यान रखिएगा। तीसरा है इसका जो थीम या विषय है, जो सब्जेक्ट है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई। ये हमारा विषय है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ओम बिरला साहब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं,
इस समय जब वहाँ जाएंगे तो मनाका में 200 साल जो पुरानी वहाँ के कृष्ण भगवान की मंदिर है, वहाँ भी दर्शन। अब यह मंदिर है तो उसमें मत समझ लिए, क्योंकि एक सांस्कृतिक संबंध भी होता है किसी भी देश के साथ। तो सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए वहाँ पे यह मतलब जो श्रीनाथ जी का मंदिर है 200 साल पुराना है, यहाँ भी ओम बिरला का जाना होगा। तो यह 3-4 स्टेटमेंट आपको अंतर संसदीय संघ बैठक से रिलेटेड था। तो इतना आपको याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा न्यूज था, एशिया देशों के न्यायिक सहयोग। न्यायिक सहयोग, तो हम इसमें पहले एक मेंस का क्वेश्चन बनाए हैं कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है, ये आपको भारत और वैश्विक दृष्टिकोण से इसके महत्व को समझाइए। 15 अंक का है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे, क्योंकि यह संगठन से रिलेटेड यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी ने भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है इसको मेंस के दृष्टिकोण से। एक लाइन करेंट क्या था, करेंट यह था, उसके नीचे हम लोग करेंट की बात करते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघाई सहयोग देशों के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो 18वीं बैठक होगी, वह संघाई सहयोग के जो मुख्य न्यायाधीश का 18वीं बैठक होगा, उसकी मेजबानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे न्यायिक सहयोग विकसित हो सके। पहला स्टेटमेंट है कि न्यायिक सहयोग विकसित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन के एससीओ के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, उन सभी का बैठक भारत में होने वाला है और भारत के मुख्य न्यायाधीश उसका नेतृत्व करने का काम करेंगे। पहला स्टेटमेंट। इसमें चर्चा क्या होगा, स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य पर चर्चा होगा। हमारा विषय होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य। दूसरा स्टेटमेंट, हाँ तीसरा उसका मतलब अध्यक्षता कर रहा है ना। अब आता कि एससीओ का गठन हमने लिखा है कि एससीओ का जो गठन है संघाई 5 यानी कि 2001 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और तजाकिस्तान द्वारा गठित संघाई 5 के आधार पर बनाया गया था। तो ये 2001 में याद रखिएगा, एससीओ का पहला गठन का जो चर्चा हुआ 2001 में, मतलब संघाई 5 के द्वारा गठित किया गया था। यह भी काम का स्टेटमेंट है आपका। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य है आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी को मजबूत करना है, जिससे कई क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा मिले। यह आपका इसका लक्ष्य है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके सदस्य देश में कौन कौन आते हैं, तो 8 सदस्य देश है, ध्यान रखने का। 9वां है ईरान बनने की तरफ अक्सर है, हो सकता है 23 में वह बन जाए। तो चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, आगे मिल जाएगा कि एससीओ का सदस्य हम आगे चर्चा किए हुए हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान ने उसका मेंबरशिप ग्रहण किया था। अब एससीओ जो अभी वाला जो बैठक हो रहा है, इसमें एससीओ पर्यवेक्षक के रूप में कौन कौन होंगे, अफगानिस्तान होंगे, बेलारूस होगा, ईरान और मंगोलिया होगा। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। एससीओ संवाद भागीदार में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और नेपाल होगा, यह भी लिखा हुआ है। अब एक काम आप लोग करेंगे कि कृपया जिन जिन देशों का नाम आया है, कृपया करके आप लोग मैप पे जाएंगे और मैप पे जाके उस समय उस देशों का भौगोलिक लोकेशन देखना चाहिए कि कौन कौन से रिवर है, कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र है, क्या है। तो इससे भी जैसे पूछा अफगानिस्तान, यूपीएससी ने पूछा कि अफगानिस्तान से किस देशों का बाउंड्री लगता है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सोचिए कि जिस बच्चा का एक क्वेश्चन से फेल कर गया होगा, शायद अगर मैप देखा होता तो ये क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो जाता, आज यूपीएससी का मेंस लिखा होता और आगे बढ़ जाता। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एससीओ की पहली बैठक 22 सितंबर 2006 को संघाई में हुई थी, यह भी लाइन याद रखिएगा, 22 सितंबर 2006 संघाई में। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बनाए गए, यह भी स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। भारत सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी 22 से 23 की जो अध्यक्षता ग्रहण करने का काम किसके हाथ में है, आपको भारत के हाथ में है। तो यह डाटा आपको एससीओ से रिलेटेड हमने जो काम का चीज था, हमने आपको लिखाने का काम किया। तो उम्मीद है कि एससीओ आपको समझ में आ गया होगा कि P5 जो संघाई 5 है
संघाई 5 है, उन देशों ने ही 2001 में इसे गठित किया गया था। इसमें सब कुछ आपको करेंट से लेके गठन, लक्ष्य, सदस्य, एससीओ पर्यवेक्षक, एससीओ संवाद भागीदार, और भारत ने कब अभी इस साल का अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस डायमेंशन में लिख सोचने का काम करेंगे। तो एक हमने आपको होमवर्क दिया है, संघाई सहयोग संगठन क्या है, भारत और इसके वैश्विक दृष्टिकोण से इसके महत्व को समझाइए। कि यह 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसको अभ्यास करके लिखते चलेंगे। यह मेंस के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण इसमें जुड़ा हुआ है। अब 2-3 न्यूज छोटा छोटा है, हम उसको चलिए हम लोग का छोटा सा और न्यूज बचा हुआ है, 2-3 न्यूज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो छोटा सा याद देना है, रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक ये न्यूज था। दूसरा जो आपका न्यूज है, विमन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, ये है वुमन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 का पहला संस्करण। तो पूछेगा कि कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, यह याद रखिएगा। और लास्ट न्यूज है कि भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है, उसे एक पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार प्राप्त हुआ है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। पूछे आपसे कि छोटे एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 किस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, तो सीधा आपको जवाब होना चाहिए कि पर्यटन मंत्रालय को दिया गया है, भारत के पर्यटन मंत्रालय को। बस ये आपको याद रखने की जरूरत है, बस इतना ही कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 पर्यटन मंत्रालय को मिला, ये आप याद रखेंगे। तो आज का ये इतना सारा करंट अफेयर्स था और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए उपयोगी होगा। मैं वही लिख रहा हूँ, उतना ही आपको बताऊंगा जो एग्जाम के नेचर और पैटर्न पे चल रहा है। और मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि इसको रिवीजन मोड में भी रखें, जो हम पढ़ा दे रहे हैं। तो कम से कम शनिवार के दिन आप क्या करें कि सबका रिवीजन कर लें, और रविवार के दिन किसी भी कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है करेंट अफेयर्स से, तो उसका प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अपना ख्याल रखें। और एक और लास्ट सूचना है कि सारथी फॉर सिविल सर्विस जो नई दिल्ली मुखर्जी नगर केंद्र से आपको सहयोग कर रहा है, तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आप जाकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही जो विद्यार्थी इस प्रिपरेशन में है उन्हें भी बताने का काम करें। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, और उम्मीद है कि आप सब मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आप ही के हेल्प से मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे लोगों में पहुंचूं, और पहुंचकर अपने नॉलेज को, जितनी हमारी जानकारी है, और अगर आप सबके तरफ से कोई सुझाव भी हो तो बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।